नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आज के जो पेपर प्रैक्टिस होगा हमारा पेपर प्रैक्टिस ही नहीं, यहाँ पे किसी टॉपिक को हम बहुत विस्तार से भी जानते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में भी जो टॉपिक रहेगा 16 महाजनपदों का उदय, जिसे हम महाजनपद भी कहते हैं। उसमें 16 महाजनपद थे, उनके उदय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था, क्यों, कैसे, किस लिए और कौन कौन से वंश यहाँ पे आए, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन वंशों के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या विशेषता थी इन शासकों की, जो यहाँ पे शासक हुआ करते थे, उनकी विशेषता जानेंगे। साथियों, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, अपने पढ़ाई के दौरान 2011 से लेकर 2014 तक हम लोग कोचिंग में जब पढ़ाई करते थे, उस कोचिंग के दौरान जो हमारे गुरुजी थे, आदरणीय गुरुजी के द्वारा हम लोगों को किस प्रकार से क्लास कराई जाती थी, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मैं उसी पैटर्न से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, है ना। हम लोग क्या करते थे उस समय, पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले करंट अफेयर पढ़ते थे, और करंट अफेयर के बहुत सारे फैक्ट पर चर्चा करने के बाद, पढ़ने के बाद, उसके बाद हम लोग सर क्या पढ़ाते थे, हमें कोई भी एक टॉपिक पढ़ाते थे, जैसे इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इस प्रकार से पढ़ाते थे। उसका हम सभी लोगों को, पूरी क्लास को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और आज की डेट में लगभग उस क्लास हमारा जब तक सर हमें पढ़ाते रहे, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते रहे, तब तक लगभग सभी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो गया था किसी न किसी डिपार्टमेंट में। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। पेपर प्रैक्टिस सेट से पहले जो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम समसामयिकी के कुछ टॉपिक देख लेते हैं, जिसको सुपर डोज कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, करंट अफेयर, समसामयिकी, सुपर डोज। देखो, आजकल पेरिस ओलंपिक चल रहा है, और पेरिस ओलंपिक से हम बार बार कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन आज क्या देखेंगे इसमें, कहाँ हो रहे हैं पेरिस ओलंपिक, कहाँ है ये पेरिस, फ्रांस में। कौन से देश में है भाई, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस ही तो है फ्रांस की राजधानी। किस नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर है। तो फ्रांस के जो पेरिस शहर है, वहाँ पे ओलंपिक आजकल चल रहे हैं। इस बार से सबसे महत्वपूर्ण था जो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था। विश्व पहली बार किसी ग्राउंड की जगह पर, किसी नदी के किनारे, नदी में इसका उद्घाटन किया गया। जो सीन नदी थी, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नाव में सीन नदी पर इस ओलंपिक समारोह का उद्घाटन हुआ। इस ओलंपिक में कितने देश हैं फिलहाल, कुल 205 देश क्या लेंगे, भाग लेंगे। इस ओलंपिक में 205 देश भाग लेंगे। भारतीय दल में कुल सदस्य हैं 117, जिसमें महिलाओं की संख्या है 47। यानी जो भारतीय दल जा रखा है पेरिस ओलंपिक में, उसमें 117 महिलाएं 117 कुल सदस्य हैं, और जिसमें कि महिलाएं कितनी हैं, 47। भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, तो वो कौन थे, शरद कमल और पीवी सिंधु। शरद कमल आप जानते हैं टेबल टेनिस खेलते हैं, बहुत ही लगभग मेरे ख्याल से 40 प्लस इनकी एज हो चुकी है, और काफ़ी लंबे समय से एक खेल रहे हैं शरद कमल। बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, है ना। इनका गेम मैच मैं तो बोलूँगा जरूर देखना, बहुत ही मतलब 40 प्लस इनकी एज हो गई, और टेबल टेनिस अभी भी खेल रहे हैं। पीवी सिंधु आप जानते होंगे बैडमिंटन से संबंध रखती है, तो ये ध्वजवाहक है। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है, थॉमस वेस। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, जो थॉमस वेस है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज से एक और गेम स्टार्ट हो गया, जिसे हम कहेंगे ड्यूरंड कप। आज से एक नया गेम स्टार्ट हो गया है, और ड्यूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ड्यूरंड कप की शुरुआत होती है 1888 ईस्वी से। हेनरी मॉर्टिमर के द्वारा यह ड्यूरंड कप की शुरुआत की गई। साथ ही यह ड्यूरंड कप उसी प्रकार से है जैसे कि क्रिकेट में, आपने क्रिकेट में आईपीएल देखते हैं ना, तो आईपीएल जैसी ये लीग है, उसी प्रकार फुटबॉल में भी ड्यूरंड कप भारत की एक लीग है, ठीक है, इंडिया की यह लीग है। तो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा इससे 100% प्रश्न पूछा जाएगा ड्यूरंड कप से। चलिए, इसके अलावा जान लेते हैं कि फुटबॉल से कौन कौन सी लीगें हैं। फुटबॉल में जैसे ट्रॉफियाँ है ना, फुटबॉल से कौन सी ट्रॉफी है, जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। इसके अलावा एक आता है रोवर्स कप, उसका संबंध भी फुटबॉल से है। एक और आता है मरडेका कप। कौन सा आता है, मरडेका कप।
साथियों, अगर आपने मेरी क्लास पढ़नी है, इस क्लास को पढ़नी है, तो एक कॉपी पेन तो आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आपका फ़ायदा होगा। वरना फिर यार ये सुनेंगे फिर निकल जाएगा, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगा। तो एक कॉपी पेन के साथ आप लोग भी नोट करते रहिए। मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी ये लिखते रहना है। लिखोगे नहीं तो फिर सुनते रहोगे राम कथा, है ना। एक आता है आशुतोष कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इसका संबंध भी किससे है? हमारा फुटबॉल से है, ठीक है। जैसे क्रिकेट में आता है आपका संतोष ट्रॉफी, नहीं सॉरी, क्रिकेट में कौन कौन से, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंध है। उसी प्रकार ये फुटबॉल से संबंध है। तो ये था आज का करंट अफेयर। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर जिसको हम आज पढ़ाना जा रहे थे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद। पहला प्रश्न देते हैं, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। निम्न कथनों में गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध के जन्म के पश्चात 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ऑप्शन बी है 16 महाजनपदों से संबंधित 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। ऑप्शन सी है मगध राज्य की राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी। ऑप्शन डी है 16 महाजनपदों में अश्मक एकमात्र ऐसा राज्य था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो साथियों राइट आंसर देखेंगे, एक बार सोच लीजिए आप। पहला ऑप्शन थोड़ा सा आपको डाउटफुल लगना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पश्चात, यानी महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ होगा तो उसके बाद 16 महाजनपदों का उदय हुआ, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन आ गया। ऐसे कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उससे पहले 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। और ये जानकारी हमें किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और इसमें हमें जानकारी मिलती है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 463 ईसा पूर्व, ठीक है, BC में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और इससे पहले ही यहाँ पे 16 महाजनपदों का उदय था। साथियों 16 महाजनपद किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे भारतीय इतिहास में एक काल आता है जब प्राचीन काल में इस प्रकार भारत का नक्शा रहा होगा, है ना, ये भारत का नक्शा रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्या थे? राजवंश हुआ करते थे। इस प्रकार से छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे, जिसे हमने राज्य ही कहेंगे। इसे हमने 16 जो छोटे छोटे राज्य थे, इसे हमने 16 महाजनपद कहा, ठीक है। इनको हमने 16 महाजनपद कहा। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली राज्य बाद में उभर का आता है वो बिहार राज्य के यहाँ पे एक राज्य था जिसको हम मगध राज्य कहते हैं, मगध राज्य कहते हैं। तो इसके बाद इन छोटे छोटे 16 महाजनपदों में मगध राज्य सबसे ज्यादा उभर के सामने आता है। मगध राज्य की राजधानी गिरिव्रज थी, बिल्कुल सही है। 16 महाजनपदों में अश्मक एकमात्र ऐसा राज्य था। देखो ये है, उस समय ऐसा रहा होगा भारत का मैप, है ना, इस प्रकार से भारत का मैप रहा होगा, है ना, ऐसे तो रहा होगा भारत का मैप। तो यहाँ पे ये है मगध राज्य, और एक यहाँ पे गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी के तट पर एक राज्य था, और एकमात्र 16 जनपदों में 16 महाजनपदों में एकमात्र राज्य था जिसका नाम था अश्मक, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। और किस नदी के किनारे पे था? गोदावरी नदी के किनारे पे था, है ना। तो ये जाना आपने कि 16 महाजनपदों के बारे में। अगला प्रश्न है, बहुत कुछ बताने को है इसमें, लेकिन पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जैसे जिसने पढ़ा होगा अगर वो यहाँ से क्वेश्चन पेपर कर लेता है तो उसके लिए वेल एंड गुड। जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसको डिटेल से पढ़ने की भी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्न में से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में, वायुपुराण में, छांदोग्य उपनिषद में। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र यह एक क्या है? जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, है ना। आप लोग नोट करते जाइए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जो अंगुत्तर निकाय है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अंगुत्तर निकाय में ये पता लगता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपद हमारे देश में विद्यमान थे। ये बात समझ में? अगला प्रश्न है, राज्य एवं राजधानियों का मिलान करें। अब जो ये 16 महाजनपद है, अब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये तो एग्जाम में क्या पूछ लेता है? 16 महाजनपदों में किसी की राजधानी पूछ लेगा, या फिर उनमें से क्या कर लेंगे? मिलान करने के लिए बता देंगे। तो ऑप्शन क्या है? काशी की राजधानी कहाँ रही होगी? वाराणसी। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, बिल्कुल सही है। काशी की वाराणसी थी। सूरसेन की मथुरा थी। वज्र की विदेह और मिथिला थी। तो बिल्कुल ये आमने सामने इनकी राजधानी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कौ 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी जान लेते हैं मगध साम्राज्य में किसकी राजधानी कहाँ थी, इसके बारे में आप लोग जानेंगे तो और मज़ा आएगा। और अभी तो कुछ महत्वपूर्ण राजधानियाँ हम लोग जान लेते हैं। चलिए ये मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करते हैं। ये रहा होगा उस समय, ठीक है।
ये इस प्रकार से। यहाँ पे मगध राज्य था, तो मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपने देखा होगा मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? ग्रीव्रज यानी राजगृह, राजगृह भी कहेंगे। मगध राज्य के थोड़ा उत्तर में यहाँ पे एक राज्य था, उत्तर पूर्व बोलेंगे इसे, है ना। इसका नाम था कौन सा? अंग राज्य था। क्या नाम था? अंग राज्य। तो अंग राज्य की राजधानी चंपा थी। तो अचंबा, मैंने ऐसे याद कर रखा है इसे, अचंबा, अचंबा याद करेंगे ना, दो शब्द, अचंबा यानी चंपा, कहाँ थी? चंपा। इसके बाद एक और राज्य आता है वज्जी, अंग के बगल में ये था वज्जी। वज्जी एक राज्य था, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? विदेह या मिथिला। याद करते रहेंगे और इनकी लोकेशन भी दे सकता है। देखो इसी तरीके से तो पढ़ना है, कब तक रटते रहोगे इतिहास को। यहाँ पे वज्जी है, यहाँ पे अंग हो गया, और वज्जी के बगल में भी एक है, इसका नाम है मल। और मल की जो राजधानी थी, मल की राजधानी कहाँ थी? मक्कुमठ ऐसे याद कर रखा हमने, मक्कुमठ, कुशीनारा। ठीक है, ये है मल राज्य, इसकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर है, कुशीनारा या कुशीनगर भी, कुशीनारा बोलो। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य था जिसको हम कहते हैं अवंती। ठीक है, और अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी। अवंती की जो राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी अवंती की राजधानी थी। जो दक्षिण में एकमात्र राज्य था जिसका नाम मैंने क्या कहा था, क्या नाम था उनका? अश्मक राज्य था ना, अश्मक की तो है दक्षिण में, और अश्मक की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? पोटली अश्मक की राजधानी थी। उसके बाद और आता है कौन सा आता है? कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, है ना। तो कौशल राज्य की भी अगर लोकेशन देखें, क्या हो गया? अरे ये तो मिट गया पूरा, कोई बात नहीं। जो कौशल राज्य था हमारा, यहाँ पे कौशल राज्य था, तो कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं इन 16 महाजनपदों के राजधानी आपको याद करनी है। तो जैसे काशी को हमने काबा कहा, काशी की राजधानी, जैसे याद करने का तरीका, काशी का कावा, वा मीन्स वाराणसी, यानी कौशल की श्रावस्ती। मगध की ग्रीवज, मगध को जैसे आप याद नहीं आता तो मगी लिख दो। कैसे लिखेंगे? मगी यानी मगी ग्रीवज। ठीक है, चेंदी, चेसु बनाते हैं आप, चेसु यानी चेंदी की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती। ठीक है, मत्स्य, विराट कोहली बहुत मत्स्य मछली खाते हैं, तो मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। इस प्रकार से सूरसेन, मथुरा, जैसे सुरेंद्र जी हैं, है ना, तो सुरेंद्र नाम के बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो कहाँ रहेंगे? मथुरा में। तो सूरसेन जो राज्य था उसका राजधानी थी मथुरा में। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे भी आपको ठीक लगता है याद करने के लिए, तो आप लोग याद कर सकते हैं इनकी राजधानियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैंने बताया। हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन ए, बिंबिसार हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो साथियों होता क्या है, जब 16 महाजनपद हुए हमारे, 16 महाजनपदों का उदय होता है, बाद में क्या होता है, लोहे का जब पता लगा, लोहे का आविष्कार होने लगा, लोहे का भंडार बोलेंगे, लोहे के भंडार का जब पता लगा, तो हमने देखा कि भारत के कौन से क्षेत्र में लोहा सबसे ज़्यादा है? मैप के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हो गया? तो लोहे के बारे में मैप के माध्यम से अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आता है ना। तो मेरा आपसे भी यही रहेगा कि आप मैप, कोई भी चीज़ आप बिना मैप से तो मत ही पढ़ो। अब यहाँ पे एक राज्य था, मैंने बताया था ना आपको, ये राज्य कौन सा था? मगध राज्य। तो अगर आपने भारत के लोहे की खानों के बारे में देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा लोहे की खान कहाँ पे है? यहीं पे उड़ीसा हो गया आपका, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का दक्षिण वाला क्षेत्र, बंगाल, यहाँ पे लोहे का सबसे ज़्यादा हमें लोहे विद्यमान मिलता है ना। लोहे के बहुत ज़्यादा संयंत्र यहीं पे तो हैं। और लोहे के विकास से क्या होता है कि यहाँ पे खेती होने लग गई। कहाँ पे? मगध साम्राज्य में खेती होने लग गई। इसके साथ साथ तो युद्ध, जो राजा अपने लिए हथियार बनाने लग गए, यानी कि राज्य की स्थिति सुदृढ़ होने लग गई। और राज्य की स्थिति अगर सुदृढ़ होने लग गई तो स्वाभाविक है कि अब यहाँ पर क्या होने लगेगा, इन राज्यों में एक दूसरे जो और भी राज्य थे, अंग, मगध, काशी, कौशल वाले जो और भी राज्य थे, इनमें आपसी मतभेद होना शुरू हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर क्या डोमिनेट है ना, या अपने राज्य का विस्तार करना शुरू हो जाएगा। तो राज्य का विस्तार करना जब शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से इन 16 महाजनपदों में आपसी लड़ाई होती है, और जिससे कि मगध साम्राज्य, यहाँ पे जो हमारा मगध साम्राज्य है, सबसे ज़्यादा उसका क्या होता है? उत्कर्ष होता है। ठीक है, तो साथियों हमने ये जाना कि किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है और क्यों होता है। तो उनमें से मगध साम्राज्य तो बुद्ध के जन्म से पहले से ही था, लेकिन उनमें एक शासक आते हैं जिनका नाम था बिंबिसार आते हैं। और बिंबिसार कब आते हैं? 544 ईसा BC में।
BC ईसा पूर्व में बिंबिसार एक राजा आते हैं और वो सबसे पहले मगध साम्राज्य का विस्तार करते हैं। विस्तार का मतलब ये हुआ कि मगध साम्राज्य का जो क्षेत्रफल है ना, तो और राज्यों को जीतने की कोशिश करता है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि मगध साम्राज्य के उत्तर पूर्व में एक राज्य था अंग राज्य। तो सबसे पहले बिंबिसार अंग राज्य को जीतता है और उसको मगध साम्राज्य में मिला देता है। तो साथियों अब आप यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो 16 महाजनपद थे धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। कारण क्या है कि ये राज्य मगध साम्राज्य एक के जो शासक आए वो इन राज्यों को आपस में हराने के बाद, लड़ने के बाद इनको अपने राज्य में मिलाते जाएंगे। ठीक है, तो ये था भाई किस प्रकार क्यों हमने बिंबिसार को कहा। बिंबिसार की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य। अच्छा एक चीज, जो मगध साम्राज्य में भी और वंश आए जिसे हमने सबसे पहले हर्यक वंश नाम दिया। ठीक है, हर्यक वंश है तो ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत, समझ रहे, हर्यक वंश आया। तो इसी हर्यक वंश का शासक भी बोलेंगे हम, प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार बोलेंगे। और बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई वो बनाई थी उसने कहाँ? गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उससे एक और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। देखो प्रश्न एक है लेकिन उससे संबंधित हम आपको कितने प्रश्न बताएंगे? अनेक प्रश्न बताएंगे। एक प्रश्न है लेकिन अनेक प्रश्न बताएंगे। तो देखेंगे, ये था यहाँ पे तो बिहार के वाली जगह में ये हो गया आपका मगध राज्य। ठीक है, मगध राज्य के सब इधर यहाँ सबसे पश्चिमी किनारे पे एक राज्य था जिसका नाम क्या था? अवंती था ना, अवंती तो बताया था मैंने, अवंती एक राज्य था। मगध साम्राज्य जब बिंदुसार था, बिंदुसार के समय में एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक, जीवक नामक वैद्य था। और इसी, अच्छा अगले प्रश्न में आर्किस की चर्चा, चलो यहीं पे बता देते हैं। और इसी जीवक को मगध साम्राज्य का जो राजा था बिंबिसार ने अवंती नरेश, यहाँ पे था चंड प्रद्योत, क्या था इसका नाम? चंड प्रद्योत के दरबार में अपने जो राजवैद्य थे जीवक को भेजा था। आई बात समझ में? तो आप देख रहे होंगे कि जो बिंबिसार है उसने इतनी दूर तक अपनी राजधानी का विस्तार करना शुरू कर दिया था। नहीं, संबंध बनाने, विस्तार तो नहीं, लड़ाई तो नहीं, पर अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए थे उसने, है ना। तो आज की डेट में ये तो बहुत पास लग रहा है आपको, लेकिन उस समय देखो जब ना हाथ घोड़े पे लोग चलते होंगे तो कितना दूर रहा होगा ये, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, जीवक नामक राजवैद्य के शासक के राज दरबार में निवास करते थे। तो राइट आंसर बिंबिसार होगा, ये तो मैं अभी बता ही चुका हूँ, है ना। किसके काल में थे? बिंबिसार के काल में राजवैद्य थे। और किसके, कहाँ भेजा था उन्होंने? कहाँ भेजा था भाई? अवंती नरेश जो चंड प्रद्योत के दरबार में उस जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति में क्या कार्य किए गए? ऑप्शन है, बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक एवं विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। अच्छा, बौद्ध के संबंध, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का हमने बहुत विस्तार से 2 वीडियो बना रखी है और इन्हीं 2 वीडियो से आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले ही बता दिया, इन्हीं 2 वीडियो से। बाद में मत बताना कि हम प्रूफ देते रहेंगे कि एग्जाम में हमने ये बताया था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखेंगे बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगति हुई थी उसमें क्या काम किए गए। राइट आंसर आपको जानते ही होंगे, सीधा राइट आंसर बता देते हैं। सुत्त पिटक और विनय पिटक दो बुद्ध के जो उपदेश थे उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, अब जानते हैं कि एक बौद्ध संगति क्यों आई थी। साथियों होता क्या है, बिंबिसार जब शासन कर रहा था तो उनके पुत्र आते हैं अजातशत्रु, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है अजातशत्रु। अपने पिता से खुश नहीं था और अपने पिता की हत्या कर दी, यानी बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने और मगध की गद्दी पर बैठ गया। इसी के काल में महात्मा बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुई। 483 ईसा पूर्व में, 483 BC में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है अजातशत्रु के काल में। आई बात समझ में? और अजातशत्रु जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगति की थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के काल में। और इसी बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेशों को हमने सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 भागों में बांट दिया था। आई बात समझ में? हाँ, अगर इसकी बात करें किसके, अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु के बारे में मानते हैं कि अजातशत्रु के पास 2 बहुत ही बड़े हथियार थे जिसे हमने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक 2 हथियार किसके पास थे? अजातशत्रु के पास थे। आई बात समझ में? अजातशत्रु के पास ही क्या थे? 2 महत्वपूर्ण क्या थे इसमें हथियार थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का यह तो तुम्हें जानते ही होंगे, बौद्ध धर्म का तो प्रेमी रहे भाई, अनुयायी तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मगध शासक ने काशी तथा वज्जी को मगध राज्य में मिलाया? साथियों मैंने यही तो बात कही थी आपको, जो 16 महाजनपद थे, आगे आते आते जैसे ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है तो वो और राज्यों को भी, जो और महाजनपद थे उनको अपने साथ मिलाते रहते हैं। तो यहाँ पे काशी और वज्जी की लोकेशन देखेंगे तो जो हमने बिहार के दक्षिण में हमने मगध साम्राज्य देखा तो उसके उत्तर में एक वज्जी और एक काशी थे।
आई बात समझ में। और काशी और वज्र को जो हमारे अजात शत्रु थे, इन्होंने इसने कहाँ मिला दिया था? मगध साम्राज्य में मिलाया था। बिंबिसार ने किसको मिलाया था? मगध साम्राज्य में अंग को मिलाया था। एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न। और अजात शत्रु ने काशी और वज्र को मिलाया था। अगर आपको दो चीज़ देखो, अगर आपको इनकी लोकेशन भी पता होगी ना तो आपको इजीली इस सवाल को सही कर देंगे। क्यों भाई? अगर ऑप्शन में अवंती आता है तो इतनी दूर थोड़ी करेगा वो, पहले तो नज़दीक के राज्यों को अपने कब्जे में लेगा ना। तो नज़दीक के राज्यों को कब्जे में लेगा तो अजात शत्रु 2 को लेता है और अंग जो बगल में था उसको बिंबिसार अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, कुसुमपुरा नगर की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आएगा। दो लो मैंने बता दिया किसी एग्जाम में आएगा ये। कुसुमपुरा नगर की स्थापना ऑप्शन ए कालाशोक, नाग दशक, ये तो 2 बार ऑप्शन आ गया, और एक है उदयन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उदयन ने कुसुमपुरा नगर की स्थापना की। साथियों आप देख रहे होंगे अभी राजगृह, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह है, लेकिन अब क्या होता है, जो उदयन कौन था सबसे पहले? अच्छा, अजात बिंबिसार का पुत्र आया अजात शत्रु, उसने अपने पिता की हत्या की, फिर गद्दी पर बैठ गया। तो अगर अजात शत्रु ने पिता की हत्या की तो अजात शत्रु का जो बेटा था उसका नाम था उदयन, और उदयन भी अपने पिता की बदले लेता है। वो भी क्या कर ले, पिता का नहीं, अपने पिता की हत्या कर लेता है। बदला तो क्या लेना, पर अपने पिता की हत्या कर देता है और वो भी गद्दी पर बैठ जाता है, मगध साम्राज्य की गद्दी पर, है ना। तो इसी मगध जैन ग्रंथों में ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जैन ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है कि 2 नदियाँ थी महत्वपूर्ण, गंगा और सोन नदी। गंगा और एक नदी थी सोन नदी। इन 2 नदियों के बीच में, अच्छा ये लिखना गड़बड़ हो रहा है ना, गंगा और सोन नदी के बीच में एक नगर की स्थापना की जिसे हम कुसुमपुरा नगर कहते हैं। और इसी कुसुमपुरा को पाटलिपुत्र कहा जाता है, याद रखना। अब मैंने पाटलिपुत्र इसलिए नहीं दिया कि आप लोग हो सकता है तुरंत कर लेते, लेकिन कुसुमपुरा को ही पाटलिपुत्र कहते हैं। अगर किताब में अगर पटना आ गया तो इसी पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। तो इस नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, और ये वही उदयन है जिसने अपने पिता की भी हत्या करी थी। आई बात समझ में? तो ये था भाई प्रश्न। अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है, जो ये उदयन था वो किस धर्म का का अनुयायी था? यह था जैन धर्म का। आई बात समझ में? और जो इससे पहले जो वो थे अजात शत्रु बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना। और बेटा किसको मानने लग गया? जैन धर्म का अनुयायी बन गया। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नागदशक, शिशुनाग, नंदीवर्धन, कालाशोक। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने ही तो शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो ये मगध साम्राज्य ये चल रहा है अभी, लेकिन इसमें अलग अलग वंश। अच्छा, जो उदयन थे, उदयनी नागदशक, हर एक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, और नागदशक के शासन काल में यह शिशुनाग क्या था? उनका अमात्य था। यानी एक ये मानो कि एक मंत्री का पद था किसके पास? शिशुनाग के पास। अब इसने शिशुनाग ने ही अपने जो ये राजा थे नागदशक की हत्या कर दी, और एक नए वंश यहाँ से शिशुनाग वंश का उदय हो जाता है, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इसी शिशुनाग वंश में एक महत्वपूर्ण शासक आए जिनका नाम था कालाशोक। आई बात समझ में? इस कालाशोक के बारे में हम अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति किस शासन के काल में हुई थी? राइट आंसर कालाशोक, आपने देखा होगा। ठीक है, कालाशोक, ये वही कालाशोक है जो कि आपके शिशुनाग वंश से संबंधित है। अच्छा, कालाशोक को इतिहास में किस नाम से भी जानते हैं? काकवर्ण के नाम से भी हम कालाशोक को जानते हैं। कालाशोक ने बाकी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी, भाई वो तो ठीक है, पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाता है कालाशोक। अच्छा, अब देखेंगे आप, जो स्थान यहाँ पे पहले गिरिव्रज और राजगृह का था, अब यहाँ पे पाटलिपुत्र का स्थान बढ़ने लग गया, पाटलिपुत्र। अब इसीलिए आप देखते हैं कि इसके बाद नंदी वंश आता है ना, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो देख रहे हैं आप, राजगृह या गिरिव्रज से अब यहाँ पे जो वो थी क्या विशेषता, वो पाटलिपुत्र का होने लग गया। जैसे भारत की राजधानी पहले 1912 ईस्वी से पहले कहाँ थी? कलकत्ता। तो जो स्थान उस समय कलकत्ता का रहा होगा वो दिल्ली का नहीं रहा होगा, लेकिन अब जब 1912 ईस्वी के बाद जब दिल्ली राजधानी बनी तो कलकत्ता को इतना लोग नहीं जानने लगे जितना दिल्ली को जानते हैं। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ने लग गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा, कालाशोक के काल में एक काम द्वितीय बौद्ध संगति हुई भाई, और द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में आप लोग जानते ही हैं, है ना। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या काम हुए थे भाई? द्वितीय बौद्ध संगति में बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे द्वितीय बौद्ध संगति में क्या काम हुए थे। संगति में कार्य हुए थे, बौद्ध संघ 2 उसमें बढ़ गया था संप्रदाय में, जिसको कि स्थाविर और महासंघिक। बौद्ध धर्म किसमें बढ़ गया था? 2 भागों में, स्थाविर और महासंघिक 2 भागों में बढ़ गया था अजात शत्रु के काल में। ये बात समझ में? अजात शत्रु नहीं, कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अगर आज का अंतिम प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई नंद वंश का अंतिम शासक आप लोग जानते ही होंगे कौन था? घनानंदी तो था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। अच्छा, जो महापद्म नंदन थे, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी।
आई बात समझ में। और उसके बाद घनानंद इस नंद वंश के अंतिम शासक थे। इसी घनानंद को हराकर आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य CGM क्या करते हैं, घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो साथियों मौर्य वंश को अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य वंश से हर एक बार हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। आपने PCS में भी देखा होगा कि उसमें आया था सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ये तो बहुत कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य वंश। तो साथियों आने वाले जो एग्जाम में है इनमें एक चीज़ मैंने ये देखी, मेरा अपना अनुभव रहा कि अगर आप मौर्य वंश या 16 महाजनपद और हड़प्पा सभ्यता, गुप्त वंश, इन 3-4 वंशों को, या दिल्ली सल्तनत में आपको अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक इनको पढ़ लेते हैं, या जो आपका मुगल वंश आता है, मुगल वंश में आप अकबर, शाहजहां, इन 4-5 राजाओं को अच्छे से पढ़ोगे ना तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो आने वाली जो हमारी वीडियो होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही मौर्य साम्राज्य का क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। साथियों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसलिए कि आज अभी हमने नई शुरुआत की है कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले हम हमेशा करंट अफेयर पढ़ेंगे और उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा साथियों आप लोग ना चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है हमने थोड़ी भी मेहनत कर रखी है इस वीडियो को बनाने में तो बस आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।